आंकड़ा 96 लाख क्रॉस कर चुका है और 4,85,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना का आंकड़ा 4,75,000 क्रॉस कर चुका है और रोजाना 15,000 आंकड़े नए उजागर हो रहे हैं। और ऐसे दौर पे जब देश और दुनिया कोरोना की महामारी से न निपट पा रहा हो, तब बाबा रामदेव पतंजलि के जो बाबा रामदेव है उनका यह दावा करना कि उन्होंने अश्वगंधा, गिलो और तुलसी का मिक्सर बना करके कोरोना के मरीजों को 100% उपचार करने का दवा इजाद कर दी है। ये सोचना पड़ेगा, जबकि हमारे देश के आयुष मंत्रालय का निरंतर और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा काढ़ा पियो, लेकिन उनका आयुष मंत्रालय का ऐप भी हमारे देश में कोरोना के विस्तार को नहीं रोक पाया। तो अब अहम बात आज आपके साथ संवाद करने का क्या है। किसी भी दवा के लिए एक कोई रिपोर्ट होती है कि आपने दवा किस तरीके से तैयार की है। परीक्षण रिपोर्ट आपके पास नहीं है, दवा को तैयार करने की विधि आपके पास नहीं है, और आपने आकर के अभी दो बातें उजागर हो रही हैं। एक, कहा जा रहा है कि 29 मई से पतंजलि ने इसका परीक्षण शुरू किया था और 11 जून को इनके आचार्य हैं पतंजलि के, उन्होंने कहा हमने दवा बना दी कोरोना की, और 23 जून को बाबा रामदेव ने तो पूरा एकदम मीडिया के माध्यम से उसको जाहिर कर डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग गुरु बाबा रामदेव से मेरी व्यक्तिगत किसी तरीके की रंजिश नहीं है, और योग गुरु बाबा रामदेव का देश और दुनिया में बहुत सम्मान है, और उसी सम्मान का नतीजा है कि बाबा का आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का एम्पायर खड़ा हो चुका है। और यही नहीं, बाबा रामदेव ने जैसे ये घोषणा की कि उन्होंने कोरोना के उपचार के लिए दवा का किट तैयार कर दिया है, इससे 2-3 नुकसान होने वाले हैं। एक, हमारे देश में मासूम लोग और दुनिया में जो यकीन करते हैं बाबा रामदेव पर, उनकी जेब कटनी तय है। और दूसरी बात, जो कोरोना के संक्रमण से पीड़ित होंगे उनकी जान को खतरा होना तय है। मैंने जब कोरोना महामारी को लेकर के 500 के करीब मामले हुए थे 24 मार्च को, तब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार गिराने के एक दिन बाद पूरे देश में तालाबंदी कर डाली थी। मैंने तब से लेकर निरंतर बताया और मैं बोलता रहा हूं कि दुनिया में संक्रमण से प्रति वर्ष 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु होती है, और कोरोना के विषय में मैं तब से लेकर बोलता रहा हूं। जिन लाखों लाख लोगों ने मुझे सुना होगा कि 80% दुनिया में जो आबादी है जिनको कोरोना होता है, कोरोना होने वालों में 80% लोगों को यह पता नहीं लगता कि उन्हें कोरोना हुआ है। वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर नहीं बता पाता उन्हें कोरोना हुआ है। उनके परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग जो उनके साथ उठते बैठते हैं, वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनमें लक्षण ही नहीं पाए जाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, हमारे भारत के लोगों को यह जाननी और माननी पड़ेगी कि कोरोना चीन से चला है, और कोरोना जहाज से आया, और जहाज से जिन रस्तों से आया वो एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब दुनिया कुछ नहीं कर पा रही थी कोरोना के लिए, हमने कब थर्मल स्कैनर लगा दिए थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन थर्मल स्कैनर की बात कर रहे हैं, वो कोरोना के मरीजों को नहीं पढ़ पाए हवाई अड्डों पर। तो या तो थर्मल स्कैनर धोखा दे रहे थे, वो नकली थे, जिस तरीके की रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगाई गई नकली, या फिर हमारे देश के सरकारी एयरपोर्ट निजी कंपनियों को बेचे गए और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत को कोरोना की महामारी की चपेट में धकेलने के लिए विदेशों से जानबूझ करके कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों को भारत में षड्यंत्र के तहत प्रवेश करा। ये दोनों बातें हो सकती है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, न केवल थर्मल स्कैनर का जिक्र करेंगे,
जो रैपिड टेस्ट किटों की खेप चीन से आई थी, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल राजस्थान का मैं जिक्र करूंगा, जहां 100 कोरोना पेशेंट थे और वो टेस्ट किटों से उनकी जांच की गई थी जो पहले से कोरोना के पेशेंट थे, और बमुश्किल 5 लोगों में कोरोना के लक्षण बताए गए थे। तब पता लगा कि कोरोना की टेस्ट किट जो मंगाई गई है, और फिर जब हमने पड़ताल की, मैंने पूरी पोल खोल की थी उसमें, किस तरीके से यूरोप ने जो खराब टेस्ट किटों की खेप चीन को भिजवाई थी, मोदी सरकार ने वो खेप भारत मंगवाई, और जो भारत अच्छी खेप आ रही थी टेस्ट किटों की, वो चीन से भारत आने वाली खेप अमेरिका पहुंचाई, और चीन से 245 किट मंगवाकर 600 में बिकवाई। ये सब मोदी जी ने, क्या मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक बड़ी बात फिर मैं आज कहना चाहता हूं कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। ऐसे वक्त पर बाबा रामदेव ने इतना बड़ा झूठ कैसे? कोरोना की दवा बनाने के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस बाबा रामदेव ने नहीं हासिल किया है। उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस देने वाला सरकारी संस्थान कह चुका है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ काढ़ा कूड़ा इकट्ठा करने का जो मामला था, जैसे अश्वगंधा और तुलसी और गिलो, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस लिया गया था, लेकिन उसकी आड़ में कह रहे हैं कि दवाई बना दी। ये बड़ा विचित्र मामला है। आयुष मंत्रालय ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक ऐलान किया था, राज्य सरकार और निजी कंपनियों को कोई यह दावा नहीं कर सकता है भारत में कि उसने कोरोना के उपचार के लिए दवा बना दी है। और तीसरी बात कि परीक्षण की भी मैं बात करता हूं, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे से अनुमति नहीं ली गई है, तो दवा बनाने का लाइसेंस नहीं लिया लेकिन दवा बना दी, और परीक्षण करने के लिए अनुमति नहीं ली और परीक्षण करा दिया। अब इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा रामदेव ने इतना बड़ा झूठ जो कहा, इसको लेकर मैं विजय विहार रोहिणी सेक्टर 1 दिल्ली 110085 में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, लेकिन असल क्रोनोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं, देश और दुनिया, कि 5 मई को जिस दिन चीन की सेना भारत की सीमा में गलवान घाटी के फिंगर 4 पे घुसकर कब्जा कर चुकी थी, हमारे देश की मनमोहन सरकार ने उसकी अनदेखी की। और एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी शेखी बगेर रहे हैं कि देखिए, हम 2 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं और शी जिनपिंग, हमारे जो संबंध हैं, ऐसे संबंधों के विषय में लोगों को सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है उन्हीं संबंधों की बात करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नहीं सुनी गई, तो प्रधानमंत्री ने कहा लोकल को वोकल बोलो 13 मई को। तो जरा आप सब लोगों को पूछना चाहिए कि भैया आपका मेक इन इंडिया का क्या हुआ, और आपने जो क्या बोलते थे उसको एक और शब्द इन्होंने कहा कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उसका क्या हुआ? और अब आप कह रहे हैं लोकल को वोकल, और लोकल को वोकल भी आप किस पर बोल रहे हैं? आप चीन से आए एलईडी के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन लोकल को वोकल बोलने के बावजूद मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि एक तरफ 5 मई को चीनी सैनिक भारत की सीमा पर कब्जा कर देते हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार का दूसरे कार्यकाल का मोदी जी का 1 वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न की तैयारी के लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री नड्डा 25 मई को घोषणा करते हैं कि हम भारत में 750 वर्चुअल रैली करेंगे, 1000 राज्य स्तरीय रैली करेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा, सीमा पर चीन का कब्जा था और देश में जश्न की तैयारियां चल रही थी। और 6 जून 2020 से हमारी और चीन के सैनिकों की वार्तालाप भी शुरू हुई। 7 जून से बिहार से चुनाव का बिगुल बचा वर्चुअल रैली का। आप सब लोगों ने देखा 72,000 चीन के एलईडी जो अभी नए नए आए थे, पता नहीं वो चीन की सीमा को कब्जा कराने का कमीशन था
कि नकली और घटिया रैपिड टेस्ट किट आई थी उसका कमीशन था, या हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 बार चीन गए उसमें उनको कोई गिफ्ट मिला, लेकिन चीनी एलईडी के माध्यम से वर्चुअल रैली हुई। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 जून का क्रोनोलॉजी बताता हूं। 11 जून को पतंजलि के आचार्य ने कोरोना की दवा बनाई थी, और 12 जून को भारत की सरकार चीन की कंपनी को 1126 करोड़ का ठेका दे देती है, क्योंकि पतंजलि का कोरोना का मामला बड़ा हो जाएगा और चीन की कंपनी को ठेका दिया ये मामला छोटा हो जाएगा। यह बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि चीन की सेना ने हमारे सीमा पर कब्जा कर लिया, चीन की सैनिक हमारी सीमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और भारत सरकार चीन की एलईडी मंगाकर प्रचार प्रसार कर रही है, और भारत सरकार भारत में चीनी कंपनी को ठेका देती है। और 13 जून की मैं बात कर रहा हूं। 13 जून को 2 बड़ी घटनाएं, नेपाल की पुलिस संसद में विवादित नक्शा पास करती है जिसमें भारत के 3 हिस्से शामिल किए जाते हैं, और नेपाल की पुलिस भारतीयों पर गोलीबारी करती है जिनमें एक भारतीय की मौत हो जाती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो हमारा अटूट मित्र था। और 15 जून की रात को हमारे देश के 20 सैनिकों की पीट पीट कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दुख और अफसोस होता है, एक एक जवान के शरीर की 20-20 हड्डियां टूटी पड़ी हैं। और क्या होता है, 16 जून को चर्चा होती है टेलीविजन पे, हमारे देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है, जबकि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत एक कलाकार आत्महत्या करते हैं। अफसोस की बात है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तत्काल शोक व्यक्त करते हैं, और देश की सीमा की जान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले 10 जवानों की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, 76 जवानों के घायल होते हैं, और 10 जवानों को चीन के सैनिक बंधक बना देते हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री 16 तारीख तक मुंह नहीं खोलता। 17 तारीख को कोरोना को लेकर पहले से ही दुनिया देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में है, प्रधानमंत्री वहां कहते हैं कि देखिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और हमारे देश के सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और कहा कि पीट पीट कर मरने वाले पीट पीट कर मार डाले। अब मैं आप सब लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को यह मालूम नहीं था कि 5 मई से चीनी हमारे देश की सीमा पर कब्जा करके बैठे हैं? यदि यह मालूम नहीं था तो इस नालायक सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, इस गद्दार सरकार को। और यदि मालूम था तो यह गद्दार हमारी सीमा पर चीन का कब्जा और ये देश में जश्न की तैयारियां कर रही थी, कि हमारे देश के अंदर वर्चुअल रैली करके हमारे लोगों को परोस रहे थे चीनी एलईडी में, क्या गुमराह कर रहे थे। और दूसरी घटना, जब हमारे देश की सीमा पर कब्जा हो गया था तो फिर आपने ठेका क्यों दिया। और तीसरी बात, जब 15 तारीख की रात को हमारे 20 जवानों को पीट पीट कर पीएस बनाए गए बिपिन रावत, हमारे देश में, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, आप सब गांठ बांधिए, जब तक हमारे देश की सेना राष्ट्रपति के अधीन थी तब तक चीन सहित किसी भी दुश्मन देश ने हमारे देश के सैनिकों को पकड़ करके घर में घुसकर पीट पीट करके हड्डियां तोड़ तोड़ के नहीं मारा है। पहली बार हुआ 72 साल में आजादी के, क्योंकि आपने राष्ट्रपति का, जो हमारे राष्ट्रपति के अधीन सेनाएं रहती थी, उनको वहां से छीन करके जिस अधिकारी का रिटायरमेंट तय हो गया था उसको उनका बॉस बना डाला। मैं ये मानता हूं कि ये शायद सरकार का रवैया रहा होगा, उसके अपने कुछ तौर तरीके होंगे, उस तौर तरीके पर भी मैं कहना चाहूंगा। 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव थे। मैं सेना में जो अधिकारी गण है उनसे जानना चाहता हूं, और जो तब सेना में थे और सेवानिवृत्त हुए उनसे जानना चाहता हूं। मैं देश के गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं। मैंने खंगाला है कि 20 तारीख को पाकिस्तान से आतंकवादियों ने कोई हरकत भारत में नहीं की थी, और 21 तारीख को महाराष्ट्र, 21 मैं अक्टूबर का जिक्र कर रहा हूं,
और हरियाणा का चुनाव था, और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने के लिए 20 तारीख को भारत की बहादुर सेना से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर बम वर्षा कराई गई। तो मैं जरा जानना चाहता हूं बहादुर सैनिकों से, और मैं जानना चाहता हूं आर्मी के उन बहादुर आला अधिकारियों से जिन्होंने 20 अक्टूबर को चुनाव से एक दिन पहले पाकिस्तान पर बम वर्षा करके वहां पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने तोड़े। आतंकवादी मरे कि नहीं उस पर बात की चर्चा करेंगे, लेकिन भारत के मतदाताओं का मन वोट डाला और भाजपा की महाराष्ट्र में और हरियाणा में बड़ी संख्या में वोटर्स को डाइवर्ट कर दिया। अब चुनाव नहीं है या डर है, दो बड़ी बातें हो सकती हैं। कमजोर है चीन इसलिए बम वर्षा कर दी, चीन पर पाकिस्तान कमजोर है इसलिए बम डाल दिए और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव प्रभावित कर दिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रमाणिक तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं हमारे देश के जांबाज सैनिकों से अधिकारियों से मुझे आपकी निष्ठा और शंका पर कतई भय नहीं है, लेकिन आपके बीच में से ही निकला एक बीके सिंह है, बिक गए सिंह। क्या बोले बीके सिंह, उस पर मैं आता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने कोई 19 अक्टूबर को ऐसा नहीं किया तो 20 अक्टूबर को नहीं किया तो वहां बम वर्षा की गई, और 15 जून को हमारे सैनिकों की 20 की पीट पीट कर हड्डियां तोड़ दी गई, 76 को घायल कर दिया, 10 को बंधक बना के रखा गया, और आप बंदूक का मुंह नहीं खोल पाए, बम नहीं फेंक पाए। ये डर है, ये कायरानापन है, ये भय है चीन का, या सच में आर्मी के आला अधिकारी बीके सिंह की तरह 13 लाख सैनिकों का जर्नल 3 लाख 4 लाख वोट के लिए गली गली भिखारी की तरह फिर के एमपी बनने के लिए आतुर रहता है बेचारा। एक फर्जी डिग्री वाले के नीचे झूठ बोलने में सिंह माहिर उसका गुरु हो गया। मैं 4-5 बातें और आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं ने कहा, संबित पात्रा ने कहा कि हमारे देश की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं है चीन का, और यही बात शाहनवाज हुसैन ने भी कही कि 1 इंच चीन का कब्जा नहीं है। और हमारे बीके सिंह ने तो ये कहा कि हमने भी चीन के सैनिकों को बंधक बना के रखा हुआ है, और प्रधानमंत्री ने तो इससे बहुत ऊपर की बात कर दिया, कहा कि भारत की 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है, किसी पोस्ट पर नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, उसके लिए मैं आग्रह करता हूं, मैं नक्शा पर इशारा लगाऊं तो आपका आ जाएगा, यहाँ नक्शा मैं दिखाता हूं। मैं ये इस बात आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, मैं ये नक्शा आपको दिखा रहा हूं भारत का, ये हमारे देश का नक्शा है, और ये 1900 में थोड़ा नजदीक आप रखेंगे इसको, 1962 की लड़ाई के समय इतना बड़ा हिस्सा, ये हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया था, और इस हिस्से में 5 मई को ये अंदर बढ़ गए, और कौन, चीनी सैनिक, और यहां गलवान घाटी में जहां अंदर बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार 3 बातें कही हैं, न हमारी सीमा पर कोई अंदर बढ़ा, न हमारी सीमा में किसी का पोस्ट है, और न हमारी जमीन किसी के पास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत का ये शीश काट करके इसकी दावेदारी अब खत्म कर दी। भारत की कोई सरकार भविष्य में ये दावेदारी पेश नहीं कर सकती है कि वो ये कह दे कि हमारा है। जब भी कोई सरकार दावेदारी पेश करेगी तो तत्काल चीन की सरकार, जो तब सरकार होगी, वो कहेगी कि आप उठा के देखिए जून 2020 में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया था। और आज दशा यह हो चुकी है कि अगर चीन में राष्ट्रपति के चुनाव के 2 उम्मीदवार हों, भारत की तरफ मतलब चीन में एक हो शी जिनपिंग और दूसरे हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो आज चीन का 99% व्यक्ति नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए आतुर है, राष्ट्रपति बनाने के लिए आतुर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत का गद्दार है और चीन का वफादार है। इसलिए हमारे देश का, हमारे भारत का शीश काट करके चीन के चरणों में रख दिया है। अब ये सारी बात एक्सपोज हो गई, ये नंगापन एक्सपोज हो गया। तो इसके लिए आपने देखा वो अमीश देव, क्या है अमीश देव
अमीश देवगन, जिसने इतनी बड़ी दरगाह के लिए बहुत होयात बात कही, मैं उसका नाम भी नहीं जानता उस पत्रकार का, वो होयात बात इसलिए नहीं कही कि जो पागल है, पत्रकार है, पढ़ा लिखा है, वो मोदी की तरह फर्जी डिग्री वाला नहीं है। असल मसला ये था कि जो गलवान घाटी का मसला है वहां से ध्यान भटका करके इसको हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र था। मैं मेरे देश के तमाम करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही नहीं, उस दरगाह के प्रति पूरे भारत के करोड़ों करोड़ लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम तबकों के जिनकी आस्था है, उन सब लोगों का मैं आभार से हृदय से ऋण अदा करता हूं कि वो सब लोग सरकार की इस चाल में नहीं आए। तब दूसरी क्रोनोलॉजी आई है। वो दूसरी क्रोनोलॉजी ये है कि हमारे देश में बाबा रामदेव ने कह डाला है कि मैंने कोरोना की दवाई खड़ी कर बना दी है, और आप सब लोगों के साथ मुझे बार बार रामदेव का जिक्र करना पड़ रहा है। ये समझ लो कि वो क्रोनोलॉजी जो थी नरेंद्र मोदी की, वो कामयाब हो गई। ये संघ की क्रोनोलॉजी है। अब क्या बोला जा रहा है? दोनों देशों की सीमाएं पीछे हट चुकी हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, झूठ बोल रही है मोदी सरकार। हमारे देश की सीमा तो, हमारे देश की सेना तो भारत में ही है। भारत से कहां हटेगी पीछे? कहीं बांग्लादेश जा रही है क्या? हमारे देश की चीन की फौज पीछे नहीं हटी है। सैटेलाइट से आप उठा करके देखिए, फिंगर 4 पर उनका तोपखाना और उनके टैंक बख्तरबंद सब तैयारी के साथ में चीन डटा पड़ा। और एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया से गलवान घाटी पर चीन का कब्जा और भारत के प्रधानमंत्री का उस जमीन को चीन की बता देने की बात जो एक्सपोज हो रही थी, इसको ध्यान मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए बाबा रामदेव की क्रोनोलॉजी शुरू की गई है। एक तरफ इस बात को हमको आपको गांठ बांध करके रखना पड़ेगा। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके 2 फायदे होने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे बताता हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि 2017 में 73 दिन डोकलाम में भी, जो भूटान के पास में हमारे देशों की सेना और चीन की सेना आमने सामने थी, सांस अटकी पड़ी थी लोगों के, अब युद्ध होता है, तब युद्ध होता है। हर भारत में एक आवाज चली, चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। हम भी कतार में लगे, हमने कहा बिल्कुल चीन का सामान भारत में नहीं आना चाहिए। और अक्टूबर 2018 में हमारे देश में आजादी की जंग के नायक सरदार पटेल, जिन्होंने आरएसएस पर 1.5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था, ये राष्ट्रद्रोही संगठन है, संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले देश के आजादी के नायक। और दूसरी तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तब नेहरू जी को चिट्ठी भी लिखे थे कि चीन गद्दार है, तो चीन को गद्दार बताने वाले। और क्या होता है, क्या परिणति होती है? परिणति ये होती है कि हमारे देश के नायक सरदार पटेल की मूर्ति चीन से बनकर आ जाती है। तो आप समझ लीजिएगा हमारे को संघ परिवार ने किस धर्म संकट में डाला। जैसे हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे तो बीच में हमारे देश के नायक सरदार पटेल की मूर्ति आड़े आ जाती है। जब तक सरदार पटेल की मूर्ति भारत में रहेगी, भारत पर चीन का कलंक कायम रहेगा। और हम सरदार पटेल की मूर्ति अगर हटाएंगे तो सरदार पटेल का अपमान माना जाएगा, और सरदार पटेल की मूर्ति अगर कायम रहेगी तो देश का सम्मान नहीं बच पाएगा। इस संघ परिवार ने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। संघ पर प्रतिबंध लगाने वाली सरदार पटेल की मूर्ति चीन से मंगवाकर, और चीन को गद्दार बताने वाली की मूर्ति चीन से मंगवा करके देश को धर्म संकट में डाला। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दिसंबर 2018 में, अभी रामदेव का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कहते हैं कि मैं स्वदेशी स्वदेशी, दिसंबर 2018 में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ नवडांगंग इंडस्ट्रियल पार्क, जो एक बड़ा संस्थान है चीन की कंपनी का, उसके साथ में पार्टनरशिप है रामदेव की पतंजलि की। अब आप समझ लीजिएगा पूरा क्रोनोलॉजी। चीन से चला कोरोना, पूरी दुनिया में छा गया, दुनिया को मार रहा है, हाहाकार मच रहा है। और कोरोना की दवाई का दावा करने वाला बाबा रामदेव की
दिसंबर 2018 से चीनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप पर हम सब से कहता है स्वदेशी। तो मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, जो कहता है कि चीन का गुब्बारे का विरोध करो, पटाखे का, दीपक का विरोध करो, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूं, एक भारत में सबसे पहले यदि विरोध होगा तो हमारे देश के सरदार पटेल, देश की आजादी के नायक, संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले और चीन को गद्दार बताने वाले हमारे सरदार पटेल की जो मूर्ति चीन से मंगाई गई है, उस मूर्ति को हटाना। और दूसरा बात होना चाहिए कि तब हमारे देश में 5000 टन लोहा संघ परिवार के लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के जो इकट्ठा किया था, वो डकैती उसको डाल चुके हैं। वो 5000 टन लोहा हमारे बीच पेश करें। हम अपने देश की स्वदेशी, अपने नेता की स्वदेशी मूर्ति बनाएंगे। मैं ईमानदारी की बात इसलिए कर रहा हूं कि सरदार पटेल की मूर्ति चीन की रहे और हम स्वदेश की बात करें और चीन के अवशेष हटाने की बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये देश के साथ भी और हमारे न केवल देश के साथ, हिंदुस्तान के सम्मान के साथ गद्दारी होगी, बल्कि ये हमारे देश की सरदार पटेल की भी अपमान का मामला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शुरुआत अगर हमने करनी है तो वहां से करनी है। मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि 15 जून को हमारे जवानों को पीट पीट करके मार डाला गया और मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि 28 जून को मैं मानता हूं कि हमारे शहीदों की शहादत का 13वीं का दिन है और हम सब लोग उस दिन, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम सब लोग भारत में जो गद्दार हैं, चीन के गद्दारों को, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए, हमारे जवानों को, निहत्थे जवानों को लाठियों से पिटवा कर मरवाने वालों को सत्ता से बेदखल करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारों के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए और चीन को गद्दार बताने वाले, संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले हमारे सरदार पटेल का अपमान करने के लिए चीन से उनकी मूर्ति बनाने वाली व्यवस्था को बदल डालें और उसका विरोध करने के लिए और हम जनमत तैयार करें। हमको हमारे सरदार पटेल की स्वदेशी मूर्ति चाहिए, हमें चीनी मूर्ति मंजूर नहीं है जो हमारे जवानों को पीट पीट कर हड्डियां तोड़ के मारते हो, हमारी जमीन पर कब्जा करते हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना वफादार और हमारे देश का गद्दार बनाते हो। ऐसे चीन का सामान का हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन बहिष्कार करेंगे देश के स्वाभिमान और सम्मान से। हम सड़क पर जाकर के छोटे छोटे सामान का विरोध नहीं करेंगे, हम विरोध वहां से करेंगे जो देश का मस्तिष्क का, देश का सम्मान है, सरदार पटेल। ये सब मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि मेरा आपसे आग्रह है कि जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, 28 जून को हम सब लोग शाम को 5 बजे इंडिया गेट पर शहीदों के लिए नमन करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन करें और सब लोग अपनी अपनी तरफ से कैंडल लेकर के पहुंचेंगे। इस सब के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सवाल भी पूछना है क्या? हाँ, हाँ सर, आपका मुद्दा बाबा रामदेव का है ना सर जी, और ये मुद्दा सर कर दो इसको। चला गया है, रामदेव के ऊपर बोलिए ना सर। अरुण जी, जो आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि रामदेव का एक सवाल ये क्या मतलब 420 का केस चलना चाहिए। हाँ, जो देखिए बहुत बढ़िया। एक बात जो आपने कही कि रामदेव की भूमिका 3 है। एक यह है कि रामदेव इस क्रोनोलॉजी का हिस्सा बना कैसे। पहली बात यह है कि रामदेव ने कोई दवा कोरोना की नहीं बनाई, उसके लिए मैं रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका हूं, पहली बात। दूसरी बात है कि रामदेव ने ऐसे वक्त पर यह ऐलान क्यों किया, क्योंकि सीमा पर गलवान घाटी को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी खूब एक्सपोज हो चुके हैं। आप सब लोगों के माध्यम से लाखों लाख लोग सुन रहे हैं। आप हैरान होंगे जान करके, मुझे लोग फोन कर रहे हैं, देश और दुनिया से मैसेज दे रहे हैं कि सर क्या बात कर दिए। तो मैं नहीं अकेला, मैं कह रहा हूं जो लोग हम बात कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि मोदी सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है और चीन के साथ वफादारी कर रही है। जो मैंने आपको नक्शा दिखाया, हमारे देश का शीश काट कर रख दिया। अब ये सारी क्रोनोलॉजी का मामला है मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए, ये नकली कोरोना उपचार की दवा का दावा। और तीसरी बात मैंने कह दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ नवडांगन इंडस्ट्रियल पार्क जो चीनी कंपनी है, दिसंबर
2018 में तब से पतंजलि डायरेक्ट, पहले पैसा तो कहां से ली, क्योंकि बाबा रामदेव का पैसा कहां था, पैसा तो अनैतिक तरीके से आया, नैतिक तरीके से कैसे आया होगा, लेकिन प्रमाणिक तौर पर। और कब लिया, जब डोकलाम 2017 में हो गया था। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि डोकलाम के बाद चीन के साथ संबंध खत्म होने चाहिए। डोकलाम के बाद सरदार पटेल की मूर्ति को मोदी ने मंगवाया, और डोकलाम के बाद चीन की कंपनी के साथ बाबा रामदेव ने अपना साझेदारी का शुरुआत करवाया, और बाबा रामदेव ने इस क्रोनोलॉजी को चुना है। कानूनी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष मंत्रालय ने भी पहले ऐलान कर रखा, सभी राज्यों को घोषित कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार या निजी संस्थान या कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने कोरोना के उपचार के लिए दवाई बना दी है। मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय भी बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ करेगा। मैं विजय विहार थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। रामदेव की इस ज्यादा की कोई औकात नहीं है इस पूरे मसले पर। एक वो इस समय यंत्र बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से सारे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का। इसके अलावा रामदेव की कोई और भूमिका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपके माध्यम से रामदेव की कोई भूमिका हो तो मुझे बता दीजिए, जो आपने कहा। इसलिए कि रामदेव आया क्यों, अगर ये पूरी भूमिका अरुण हम नहीं बताएंगे देशवासियों को, तो रामदेव आया क्यों। रामदेव को जेल जाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। रामदेव नहीं बचेगा। मैं बहुत आसानी से नहीं बोल रहा, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ में कह रहा हूं कि कोरोना उपचार के नाम पर, दावा करने के नाम पर हम रामदेव को जेल भिजवा कर रहेंगे, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन सर जब आयुष मंत्रालय ने मना किया है कि कोई निजी संस्थान या कोई राज्य मेडिसिन नहीं बनाएगा कोरोना की, तो फिर मेडिसिन बनाएगा कौन सर? नहीं, ये बात नहीं कही गई है, ये नहीं कहा आयुष मंत्रालय ने, ये नहीं कहा। हम तो बाजार में दवाई तो आप भी बनाइए। नो, आयुष मंत्रालय का घोषित नहीं करेगा, घोषणा नहीं करेगा, उसकी एक प्रक्रिया है। जो आपने कहा उसमें गजेंद्र जी एक प्रक्रिया है। दवा बनाने के लिए आप लाइसेंस लेंगे, आपने इम्यूनिटी बढ़ाने का लाइसेंस लिया, दवा बनाने का। रामदेव ने लाइसेंस नहीं लिया, रामदेव ने परीक्षण कराने की अनुमति नहीं ली। इंदौर में गए थे, पकड़े गए, वहां का डीएम ने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी। राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है खबरदार, उन्होंने कहा हम देखते हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, मैं मानता हूं वो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अलग मसला है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा अरुण, मैं आपको बताता हूं, दर्शकों को भी। कोरोना जो लोग पहले से ही सांस के मरीज हैं या बहुत जिनको दिक्कतें हैं पहले से, जो रोगी हैं, जो निरोग है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रोगी लोग हैं उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, रामदेव से मैं कहता हूं अश्वगंधा पीने से, गिलों का पानी खाने से, या तुलसी का पत्ता पीने से या चावने से कैसे, अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश में 10 लाख का सूट जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया था, उसने नकली क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर क्यों दे दिए? नकली वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर, नकली थर्मल स्कैनर, नकली रैपिड टेस्ट किट, और अब नकली दवा। आप समझो, पहले मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बताता हूं, अगर मोदी का इशारा नहीं होता तो मेरे मुकदमा दर्ज कराते ही शिकायत करने में थाना गया था, एसएचओ जाकर बेटा आयोग पर हथकड़ी लगाकर डालता व्यापारी बाबा रामदेव को जेल में। आपको बताता हूं 420 है ये। महामारी के समय इतनी बड़ी झूठी घोषणा करना देशद्रोह का मामला है। जिस तरीके से हमारे देश का चीन के पास जो कब्जा पहले से था और जो अभी लिया 5 मई से अब तक, और मोदी ने कहा 1 इंच जमीन हमारी किसी के पास नहीं, देशद्रोही है, ये देशभक्ति नहीं है। और इस महामारी में बाबा रामदेव का ये कहना कि मैंने दवा बना लिया, ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही है। और स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव चीन की कंपनी के साथ बड़ी पार्टनरशिप है, ये देशभक्ति है, ये कैसा स्वदेशी, ये भी सोचना पड़ेगा। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं सब दर्शकों से कि पतंजलि चीन की कंपनी के साथ साझेदार है। अब आपको तय करना है कि आपको पतंजलि से सामान खरीदना है कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र 2019 में महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव थे, और 20 अक्टूबर को बम वर्षा करने वाले भारत के बहादुर सैनिक और भारत की बहादुर सरकार नजर नहीं आ रही है, उस विषय पर भी आपको सोचना पड़ेगा। और
जब हम स्वदेश की बात करेंगे तो पतंजलि का जो चीनी समझौता है, मैं बधाई देना चाहता हूं उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के, जिन्होंने चीन के साथ में 5,000 अरब से बड़ा एक ठेका था रद्द कर दिया। इसे कहते हैं राष्ट्रीयता औचित्य। सर, इससे पहले सूर्य ग्रहण के मौके पर एक साइंटिस्ट है केआर कृष्णा, उन्होंने दावा किया था कि सूर्य ग्रहण होगा और ये कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण। नहीं देखिए, अब हमारे देश, हाँ मैं समझ गया, मैं कह रहा हूं देखो बहुत स्वयंभू कई लोग हैं, है ना, कई कुछ भी कह सकते हैं। देखिए जब भारत में कोरोना आया था, मैं बोला मैं डॉक्टर नहीं हूं पेशे से, लेकिन बाकी सब लोगों को लग रहा था जिस तरीके का मैं ये देखता हूं, दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने, मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो अरविंद केजरीवाल की है। आपको मालूम है कि नहीं है? मिली भगत है, रंग बदला है, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं। आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा, मैं बार बार बोलता रहा हूं, लेकिन नालायक लोग बोल रहे थे, उनको कहते हैं कि गर्मी आने से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना का वायरस मरने के लिए 60 से 70 डिग्री का तापमान चाहिए, और इंसान के शरीर का तापमान यदि 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इंसान का जिंदा रह पाना असंभव है। एक बात, लेकिन मैं एक दूसरी बात बताता हूं, न केवल कोरोना का यह भय बनाया गया है, मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं। इंसान से इंसान को कोरोना फैलता है, लेकिन हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए सरकारें पेड़ों को पानी छिड़का रही हैं, दीवारों पर स्प्रे करा रही हैं। ये षड्यंत्र है, ये ऐसा दिखाने का तरीका है। इंसान के देह पर, इंसान के शरीर से, कपड़ों से नहीं फैलता है कोरोना। कोरोना फैलता है मुंह से, छींकने से, खांसने से। आप समझ लीजिएगा सब देशवासी। लेकिन हमारे देश के नागरिकों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र, यह बात भी आपको सोचनी और समझनी और गांठ बांधनी पड़ेगी कि ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन एक और बड़ी बात, आप में से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने भी देखा है, कोरोना, जब कोरोना पेशेंट मरता है तो उसको एक बंडल की तरह पैक हाथ से करते हैं। तो जिन हाथों से इसे पैक कर दिया, उसके बाहर उसके फिर जहर छिड़क देते हैं। जहर छिड़कने के बाद उसको स्ट्रेचर पर रखते हैं, एम्बुलेंस में लाते हैं और शमशान घाट में पटक के फेंका जाता है और कब्रिस्तान में पटक के फेंका जाता है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जब आपने हाथों से पैक किया, हाथों से कोई इंसान छींक नहीं सकता है, खांस नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वो मर चुका है, आपने उसे पैक कर दिया है। तो कृपया मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, जो 100 को ठिकाने लगा रहे हैं, वो ऐसा, आप एक 100 को अपमानित कर रहे हैं और दूसरा कोरोना का इतना भय आप बना रहे हैं। मैं एक बात और जरा जानना चाहता हूं जिस कोरोना के विषय में, अभी आपने देखा हमारे शहीदों के अंतिम यात्रा के समय एक एक शहीद के सम्मान के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी, उनमें तो कोई था ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा, ना कोई मास्क लगाया था, ना कोई मास्क लगाया हुआ था। आपने देखा पुलिस ने सड़कों पर चल रहे थे, लाठियों से पीट पीट डालकर मार डाला। हर मजदूर 150 मजदूर एक एक रेल की बोगी में जा रहे हैं, 50-50 हजार मजदूर एक एक रेलवे स्टेशनों में खड़े रहे। इस आपको समझना पड़ेगा, जब सरकार चाहती है तब कोरोना की बात करती है, कब कोरोना की बात होनी चाहिए, कब कोरोना की बात नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि नहीं, हमारे देश में आतंकवादी, जो संसद पर हमले का आतंकवादी रहा है डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो पुलवामा में आतंकी वारदात कराने के दौरान वहां तैनात रहा है, हर जिसको हिजबुल मुजाहिदीनों के आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया उसकी जमानत हो गई। हर एक डॉक्टर कफील है, जिन्होंने ऑक्सीजन देकर के बच्चों को रात भर बचाया। जो एक बुखार होता है बिहार के अंदर, चमकी बुखार, उसमें जाकर के उन्होंने काम किया। अरे बहुत अद्भुत, बहुत मेहनत, और उनको आतंकवादी वारदात में अंदर रखा हुआ। आपको समझना पड़ेगा इसके लिए भी, क्योंकि बिहार और बंगाल के चुनाव में शायद मुझे लगता है संघ परिवार बम विस्फोट कराने की तैयारी कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, अगर बाबा रामदेव ने अगर मेडिसिन बना लिया, अगर उसका प्रयोग कर ले तो दिक्कत क्या है? महामारी तो फैल ही रही है, अगर फायदा हो जाता तो अच्छी बात है सर। इसमें उसमें नुकसान तो सब होने वाला नहीं है। जो चीजें उन्होंने बताई है ये आयुष्मान का पहले भी बता चुका है। नहीं, जो आप कह रहे हैं गजेंद्र जी, आपका सवाल ये है, मैं कह रहा हूं वो दवाई नहीं है, वो दवा बनाई नहीं रामदेव ने कोई दवाई नहीं बनाई। मैं आपके सामने कह रहा हूं, बिल्कुल, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी रामदेव के खिलाफ। झूठ बोलता है रामदेव ने झूठ बोला। रामदेव ने कहा, रामदेव ने क्या बनाया? अश्वगंधा, गिलो और तुलसी के पत्ते तो हमारे लोग रोज खा रहे हैं। और एक बात मुझे बताइए, चलिए हम तो मोदी और हमारे साथ चर्चा कर ले। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं रामदेव को
और मैं नरेंद्र मोदी को और आयुष मंत्री को तीनों को वो गिलो और ये सब खिला करके और जो कोरोना पेशेंट है उनके बीच में ले चलता हूँ, 3 दिन वार्ड में रखता हूँ, चौथे दिन 3 दिन वार्ड में रखता हूँ, 3 दिन वो वार्ड में रहे और 3 दिन वार्ड में रहे, उसके बाद 13 दिन अलग रहे और फिर देखो कोरोना से मरते हैं कि नहीं मरते हैं। अरे मिलेंगे नहीं कहीं। आपको बताता हूं, एक बात आपको बताता हूं, बाबा रामदेव को समझना चाहिए ये कोई सलवार पहन के भागने का खेल नहीं है बाबा, ये कोरोना देखता नहीं है, समझ गए। अरे हमने देखा था जब शुरू में कहा गया कि साहब ये कोरोना फैला रहा है, वो कोरोना फैला रहा है, अरे मूर्ख आदमी 30 डिग्री वाला बोला, हमने 18 दिन में महाभारत जीता। अरे मूर्ख, वो चाचा और ताऊ के वंशज थे, पांडव और कौरव, वो दिखते थे एक दूसरे को। कोरोना वायरस नहीं दिखता है भाई। अरे कोरोना वायरस, सुनो, कोरोना वायरस कोई बहू नहीं है कि मैके भेज देंगे या बिना तलाक के मोदी जी छोड़ के रख देंगे जसोदा बहन की तरह। अरे कोरोना वायरस तो कहीं भी घुसता। तो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा रामदेव ने दवाई खा ली है, मैं बाबा रामदेव को किसी भी हॉस्पिटल में, मैं और बाबा रामदेव एक साथ उपचार करेंगे। बाबा रामदेव अपनी दवाई खाए, मैं अपनी क्रियाएं करता हूं और बाबा और मैं कोरोना के मरीजों के बीच में रहेंगे 15 दिन तक। बाबा रामदेव मेरी चुनौती स्वीकार कर ले। अगर बाबा रामदेव कोरोना से मर गया तो देश जान जाएगा, और बाबा रामदेव अगर कोरोना से बच गया तो फिर सोचेंगे कि बाबा का ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला नुस्खा ठीक है। आपके वाले नुस्खा क्या है तो आप बता रहे हैं? कौन? मेरा मेरी प्राकृतिक जीवन शैली नहीं, मैं वो मैं मेरा जीवन शैली है, मेरी जीवन शैली है। मैं ये मानता हूं, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि हमारे देश में जिस तरीके से सीमा की रक्षा के लिए सैनिक जरूरी है, उसी तरीके से हमारे शरीर में विटामिन सी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी। मुझसे अगर कोई कहेगा क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा कि भरपूर विटामिन सी का सेवन सब लोगों को करना चाहिए। जी, जो छत्रपाणी महाराज हैं उन्होंने कहा था कि हमने कोरोना को गौमूत्र से खत्म कर दिया है, उनको खीर पूरी चढ़ा दी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कौन है वो? जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमने महाभारत जीती, मुझे नहीं पता पांडु पुत्र था कि कौरव पुत्र था, वो तो मोदी को मालूम होगा, किसका पुत्र रहा है मोदी उस समय मुझे मालूम नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं था भी कि नहीं था, है ना। आप समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति इंसानों के युद्ध में वायरस को लाता हो जो दिखता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। तो गौमूत्र खा के, गौमूत्र पी के, वो जो एक बेचारी नहीं है, वो जो आतंकवादी वारदात में रही है सांसद इनकी, अरे इनकी एक सांसद है जो आतंकवादी वारदात में रही है बेचारी, अरे क्या उसने तो कहा मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैंने गाय को छुआ। अरे हम सब गांव के लोग हैं भैया, हम लोगों ने जो गाय बछड़ों को छुआ होगा यार जीवन में, आज भी छूते हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, फिर तो कोई रोग ही होता ही नहीं। तो वो अभी उनको बहुत भयंकर रोग हमने सुना है कि शायद उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको लंबी आयु मिले। लेकिन देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर आप बताइए कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री सच में पांडव कौरव के औलाद है क्या? रहा होगा क्या? अभी नहीं, तब की बात कर रहे हैं। ये बहुत 5000 साल पुराना मामला है। तो देखिए, बिना हड्डी की जीव है, मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, इनके सांसद कुछ बोल सकते हैं, वो पानी वाला बेचारा जो भी है कुछ बोल सकता है, सबके अपने अपने हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि देश के लोगों से एक आग्रह करता हूं, आप सब लोगों से, कि कोरोना से बचाव के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को दूसरे के छींक और इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये शरीर पर जहर का छिड़काव, दीवारों पर स्प्रे करना, सड़कों पर छिड़काव करना, इससे वायरस नहीं मरता। क्योंकि वायरस के लिए जिंदा रहने के लिए, वायरस को फैलने के लिए इंसानी शरीर चाहिए होता है, इंसानी जिस्म में ही वायरस जिंदा रहता है। और ये सब नौटंकी है, वायरस शरीर से फैलता है। एक बात और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मूर्ख लोग, खासकर मैं राजनेताओं, मोदी कहते हैं पता नहीं वैक्सीन बनेगा कि नहीं। शरीर में टीका तब तक लगता है जब तक शरीर बढ़ रहा होता है। मैं भूपेंद्र रावत एक बात कहने वाला हूं, भारत से अब कोरोना कभी नहीं जाएगा। उसके कारण है, भारत में कोरोना बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। 16 साल से बाद वाले के शरीर में टीका नहीं लगेगा, और 16 साल से लेकर के 100 साल की आयु के जो लोग हैं, अगले 30-40 वर्षों में जब तक ये नहीं निपटेंगे तब तक कोरोना एक दूसरे पर जाता रहेगा। और जो नवजात बच्चा, अगर माना टीका 15 साल वाले को लगना हो, तो नवजात बच्चे से लेकर के और 14 साल तक वाले को भी टीका रहने वाला। देखना रोचक होगा कि टीका बनेगा कि नहीं, और टीका बनेगा तो कितनी आयु का बनेगा। जिनके लिए नहीं बन पाएगा वो कोरोना की चपेट में रहेंगे। कोरोना अब और क्यों जाएगा कोरोना?
कितनी बढ़िया ताली थाली घंटी घड़ियाल पुष्प वर्षा, और क्या आपने देखा ऐसा सम्मान। तो अब देखा मोदी जी बोलते हैं कि चीन हमारा ऐसा सम्मान करता है कि भारत का नक्शा ही काट के उसको समर्पित कर दिया। धन्यवाद आप सबका। सर हमारा टीका बनेगा नहीं बनेगा? हैं? हमारा नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो आप सब दोस्तों से माध्यम से कह रहा हूँ, भारत के लोग कोरोना काल में जिंदा रहना सीखो। मेरा एक सवाल है, साध्वी प्राची है, उसने एक रिसेंटली बयान दिया है 1-2 दिन पहले कि गाय के गोबर को बटर की तरह रोटी पे लगा के खाने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में आपसे क्या कहना है? ये आपको पता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इंसान और पशुओं से पैदा नहीं हुई, ये नस्ल जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से आई है। बस आप समझ लीजिएगा, कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, उस पर हमारा बहुत